हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में देखिए हम 7 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त किए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारत के देखिए नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल समारिया को नियुक्त किया गया। आंसर ए हो जाएगा। हीरालाल समारिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए। इनके पहले देखिए इस पद पर यशवर्धन कुमार सिन्हा थे, जिनके स्थान पर अब हीरालाल समारिया को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इन्हें देखिए इनके पद की जो शपथ है ये भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाई गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अब देखिए अगर हम इस पद की बात करें, केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें, जिसका मुख्य अधिकारी मुख्य सूचना आयुक्त के नाम से जाना जाता है, तो ये एक वैधानिक आयोग है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में देखिए एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 10 से अधिक अन्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकते। मतलब अन्य सूचना आयुक्त जो हैं वो 10 से कम होने चाहिए। कितने होंगे ये भारत के प्रेसिडेंट निर्धारित करते हैं। तो एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से कम अन्य सूचना आयुक्त केंद्रीय सूचना आयोग में होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एक गठित समिति की सिफारिश पर, जिसका गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। समिति में एक अध्यक्ष भारत के पीएम होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री इस सिफारिश समिति में शामिल होते हैं। तो इस तरह से नियुक्ति की बात की जाए तो ये भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। यहाँ पर देखिए कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल जो अध्यक्ष या सदस्य है 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये कार्यकाल होता है केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का। और पहले मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें भारत में तो ये वजाहत हबीबुल्लाह थे और अब नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल समारिया को नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीती? तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब हाल ही में इंडिया ने अपने नाम किया है। अब देखिए आयोजन कहां पर किया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन इस साल भारत के झारखंड में किया गया और इसका जो फाइनल है हाल ही में रांची के रामंग गोमके जयपाल सिंह स्ट्रोटफ हॉकी स्टेडियम में खेला गया। फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से हराकर महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो यहाँ पर आपको इजीली ये पता चल जाता है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में भारत की हॉकी टीम विनर रही है और जापान की हॉकी टीम यहाँ पर रनर अप रही है। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आयोजन भारत के झारखंड राज्य में हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत दूसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब को जीतने में सफल रहा। इसके पहले 2016 में सिंगापुर में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार इसका खिताब अपने नाम किया था और अब 2023 में इंडिया में आयोजित इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने खिताब जीता है। अब यहाँ पर देखिए इस चैंपियंस ट्रॉफी की पूरी बात कर लेते हैं, पूरी डिटेल समझ लेते हैं। तो 2023 में भारत के झारखंड में जो चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की गई, ये महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां एडिशन था। 6 टीमों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जिसमें जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और इंडिया शामिल है। शीर्ष स्कोरर की बात करें तो ये चीन की महिला हॉकी खिलाड़ी है, जिनका नाम है जियाकी झोंग। लास्ट ईयर जो 6th एडिशन आयोजित किया गया था
उसकी विनर जापान की महिला हॉकी टीम रही थी। और अब 7वां खिताब या 7वें एडिशन को इंडिया की महिला हॉकी टीम ने अपने नाम किया है। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत देखिए 2010 में की गई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो कि एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। 2023 में इंडिया इस चैंपियन ट्रॉफी का विनर रहा। आगे आ जाइए। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? तो देखिए पहला फैक्ट तो आपको यहाँ पर यह मिल जाता है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये 7 नवंबर को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है मैरी क्यूरी की याद में। आंसर सी हो जाएगा। मैरी क्यूरी की याद में वर्ष 2014 में भारत में इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर हर साल 7 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे इंडिया में कैंसर की जांच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कैंसर डिसीज की रोकथाम और इसकी पहचान और इलाज को बढ़ाने के उद्देश्य से 7 नवंबर को हर साल इस डे को मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि पूरे विश्व में हार्ट अटैक के बाद कैंसर दूसरी ऐसी बड़ी जानलेवा बीमारी है जिससे हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को हर साल इंडिया में मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो ये 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। क्लोज द केयर गैप 2023 में वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है। फिडे ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो FIDE ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट को जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी आर वैशाली बन गई है। आंसर ए हो जाएगा। भारतीय महिला चेस खिलाड़ी है फ्रेंड्स आर वैशाली, जिन्होंने हाल ही में FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब अपने नाम किया। देखिए भारत की आर वैशाली मंगोलिया की बट खुयान के साथ ड्रॉ खेलकर प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रही और इस तरह से इन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। जीत के साथ ही देखिए आर वैशाली भारत की पहली महिला चेस खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने FIDE महिला ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट अपने नाम किया है। इसके अलावा देखिए इसी प्रतियोगिता में पुरुष ग्रैंड स्विस का जो खिताब है वो भारतीय खिलाड़ी विदित गुजराती ने अपने नाम किया। इन्होंने फाइनल में सर्बिया के अलेक्जेंडर प्रेडके को हराकर FIDE पुरुष ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीता है। इस जीत के साथ ही भारत की आर वैशाली और विदित गुजराती ने 2024 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई किया। अब देखिए इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है जिसमें महिला वर्ग का खिताब भारत की आर वैशाली ने अपने नाम किया और पुरुष ग्रैंड स्विस का खिताब विदित गुजराती ने अपने नाम किया है। दोनों ही भारत के चेस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चर्चित बुलावा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये जो मिसाइल है फ्रेंड्स बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि रशिया के द्वारा डेवलप की गई है। देखिए इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूरोप और रूस के मध्य में पिछले 1.5 साल से एक युद्ध चल रहा है। तो इसी कंडीशन में रूस ने परमाणु पनडुब्बी इम्पीरेटर अलेक्जेंडर III से बुलावा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रशिया की ये जो मिसाइल है फ्रेंड्स ये 6 परमाणु हथियार एक साथ ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। इसकी मारक क्षमता क्योंकि 8000 किलोमीटर की है तो इस तरह से यूरोप के बाहर भी किसी देश पर इस मिसाइल को दागा जा सकता है। तो इस तरह से ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम बुलावा है और इसे रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम एशिया के देश वियतनाम को डिस्कस कर लेते हैं। वियतनाम जो कि एशिया का एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल हनोई है और वियतनामी डोंग यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। वो वांग थोंग यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर है और इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन, लाओस और कंबोडिया वियतनाम के पड़ोसी देश हैं। वियतनाम की जो पूर्वी सीमा है वो दक्षिण चीन सागर से टच होती है। ये देश इंडो चाइना प्रायद्वीप पर स्थित है और आसियान का भी मेंबर है। फैंसी पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और रेड रिवर यहाँ की सबसे लंबी नदी है, लेकिन मुख्य नदी के रूप में मेकांग नदी को यहाँ पर देखा जाता है। वर्तमान में यहाँ पर 8 यूनेस्को साइट हैं जिनमें होई एन शहर,
हो डायनेस्टी का सिटाडेल और हा लॉन्ग बे शामिल है। तो यह है एशिया का देश वियतनाम, जिसकी कैपिटल है हनोई। नेक्स्ट देखिए, 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो देखिए 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का केरल राज्य शीर्ष पर रखा गया है। देखिए इस इंडेक्स के बारे में हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो इसे देखिए भारत की संस्था फसाई के द्वारा जारी किया जाता है। 2022-23 के लिए हाल ही में 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक या फिर 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को जारी किया गया, जिसमें फूड सिक्योरिटी के मामले में भारत का केरल राज्य पहले स्थान पर रखा गया है। खाद्य सुरक्षा के अलग अलग पैमानों पर, अलग अलग डायमेंशंस पर राज्यों को इस इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है और 6 अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को फूड सिक्योरिटी के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। अब देखिए इस इंडेक्स में फूड सिक्योरिटी की रैंकिंग के आधार पर पहले स्थान पर केरल है, दूसरे पर पंजाब को रखा गया है और फूड सिक्योरिटी के मामले में इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर तमिलनाडु को रखा गया है। इसके अलावा 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर, दूसरे पर दिल्ली और तीसरे पर चंडीगढ़ को रखा गया। तो इस तरह से आपको फुल स्टेट के बारे में भी पता चल जाता है और यूनियन टेरिटरी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। पर यह याद रखिएगा कि स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को फसाई के द्वारा हर साल जारी किया जाता है। 2022-23 की रैंकिंग में फूड सिक्योरिटी के मामले में केरल राज्य पहले स्थान पर है। हाल ही में इंडोनेशिया में खोजे गए मिस्र से भी पुराने पिरामिड का क्या नाम है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इंडोनेशिया में देखिए हाल ही में मिस्र से भी पुराना पिरामिड खोजा गया है, जिसे पुंडेन बेरुंडक नाम दिया गया। आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड इंडोनेशिया देश में खोजा है। यह पिरामिड इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक लावा की पहाड़ी के भीतर 98 फीट की गहराई में बना हुआ है। अब इसे यहाँ पर देखिए स्थानीय भाषा में पुंडेन बेरुंडक नाम से पुकारा जाता है, जिसका अर्थ होता है छतों के लिए एक सीढ़ीदार पिरामिड, जो कि धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर शिखर की ओर बढ़ता है। जब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इस पिरामिड की कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चला कि इसकी वर्तमान में अगर आयु देखें तो ये 16,000 साल पुराना पिरामिड है, जो कि मिस्र के पिरामिड से भी पुराना है। तो इंडोनेशिया के इस प्राचीनतम पिरामिड को पुंडेन बेरुंडक नाम दिया गया। आगे आइए, किस संगठन ने हाल ही में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट मतलब एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की? देखिए एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को हर साल यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है, मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा हाल ही में एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए इस रिपोर्ट की बात करें तो इजी वे में समझते हैं कि एक्चुअल में ये रिपोर्ट क्या है। तो देखिए पूरे विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे कैसे निपटा जाए और उसे अपने अनुसार कैसे ढाला जाए, या फिर जो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जितना भी देखिए लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए सभी देश जो कि नॉर्मली देखिए विकसित और विकासशील है, कुछ राशि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को देते हैं ताकि वो जलवायु परिवर्तन से निपटने और उसके अनुकूल खुद को ढालने के लिए प्रयास करती रहे। तो ऐसे केस में कुछ धनराशि की आवश्यकता होती है जो फिक्स होती है। यूएनईपी बताता है कि वो राशि कितनी है, लेकिन जो राशि आवश्यक है और जो राशि एक्चुअल में प्राप्त हुई है उसके बीच का जो डिफरेंस है वही एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है। आई होप आपको यहाँ पर इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब आइए यहाँ पर लाइंस देखते हैं। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए आवश्यक धनराशि जो चाहिए और प्राप्त वास्तविक वित्तीय सहायता के बीच के अंतर से संबंधित एक रिपोर्ट है। यही मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए उदाहरण के लिए विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन के लिए सालाना 215 से 387 अरब डॉलर की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें केवल 21 अरब डॉलर ही मिल पा रहे हैं। तो ये जो बीच का डिफरेंस है फ्रेंड्स, इसी के बारे में एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट में बताया जाता है। जारी किसके द्वारा की जाती है? तो यूनाइटेड नेशन यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा हर साल इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए फ्रेंड्स,
अनुकूलन वित्त की आवश्यकताएं वर्तमान वित्तीय सहायता की तुलना में 10 से 18 गुना अधिक है। मतलब जो राशि मिल रही है उससे 10 से 18 गुना राशि अभी भी चाहिए खुद को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए। इसके अलावा देखिए 2050 तक अनुकूलन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होने की भी उम्मीद है, ऐसा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है। और इस रिपोर्ट में देखिए इंडिया के लिए ये भी कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाएं और नुकसान भारत में भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट किससे रिलेट करती है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं कि ये संस्था क्या है। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है और एंगर एंडरसन वर्तमान में इस संस्था के चेयरमैन के पद पर हैं। हाल ही में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। 2023 में इंडिया सर्विंग द हिंद पैसिफिक रीजन कॉपरेशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी 2023 में इस सम्मेलन की थीम है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग सम्मेलन में देखिए एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम और सेमीकंडक्टर जैसे टेक्नोलॉजी पर विचार विमर्श किया गया है। आयोजन कहाँ किया गया ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन भारत की कैपिटल नई दिल्ली में किया गया। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? देखिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। पहले ये समझते हैं कि ये टाइम आउट एक्चुअल में है क्या। तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कोई खिलाड़ी आउट होता है या फिर रिटायर होकर क्रीज से जाता है मैदान के बाहर, तो आपको पता है नया खिलाड़ी आता है बैटिंग करने। तो ऐसे केस में वो जो टाइमिंग होता है ना पुराने खिलाड़ी के जाने का और नए खिलाड़ी के आने का, वो 3 मिनट का होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर कोई खिलाड़ी आउट हुआ और नया खिलाड़ी 3 मिनट के अंदर अगर क्रीज पर नहीं आया बैटिंग के लिए, तो ऐसे केस में उस खिलाड़ी को जो कि आने वाला है उसे भी आउट करार दे दिया जाता है। तो यही टाइम आउट है। समझ में आ गया होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखिए पहली बार टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी श्रीलंका के एंजोले मैथ्यूज बन गए हैं। आंसर ए हो जाएगा। मैंने आपको बोला था इंटरेस्टिंग है फैक्ट, याद रखिएगा। अभी तक देखिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट नहीं हुआ है। ये पहले खिलाड़ी बने हैं एंजोले मैथ्यूज, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट हो गए हैं। अब आप सभी जानते हैं कि ये जो घटना हुई है ये वनडे वर्ल्ड कप 2023 में हुई है। नियम क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि 3 मिनट के अंदर क्रीज पर आना होगा अगली गेंद खेलने के लिए। अगर नहीं आ पाता है खिलाड़ी किसी भी मैच में, तो ऐसी कंडीशन में अगर गेंदबाजी टीम अपील करती है तो एम्पायर बल्लेबाज को आउट दे सकता है। तो इस तरह से हाल ही में एंजोले मैथ्यूज जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट करार दिए जाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 7 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम मिलिट्री एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि भारत और अन्य देशों के मध्य में हाल ही में आयोजित की गई। ध्यान से सुनिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में देखिए ऑसिनडेक्स 2023 का आयोजन किया गया, जो कि 5वां संस्करण था। आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया गया। भारत और सिंगापुर के मध्य में 30वां सिम्बेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन सिंगापुर में हुआ। भारत और फ्रांस के मध्य में 21वें वरुण अभ्यास का आयोजन अरब सागर में किया गया। 27वां मालाबार युद्धाभ्यास क्वाड देशों के मध्य में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर आयोजित किया गया। नोमैडिक एलिफेंट 2023 का आयोजन भारत और मंगोलिया के मध्य में मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया। 7वां जीमेक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। इसके बाद सुरक्षा बॉन्ड 2023 का आयोजन चीन, रूस और ईरान के मध्य में ओमान की खाड़ी में किया गया है। देखिए इसमें इंडिया इंक्लूड नहीं है, पर यह पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 जो कि बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, मंगोलिया में आयोजित किया गया। भारत और मालदीव के मध्य में 12वां एक्वेरिन युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया। और लास्ट है 6वां एकता अभ्यास 2023,
भारत और मालदीव के मध्य में ही मालदीव में हाल ही में आयोजित किया गया। इन सभी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होती है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से आरबीआई को सम्मानित किया गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बनाए गए। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 के क्वार्टर 3 में शीर्ष स्थान पर मनीला रहा है, जो कि फिलीपींस का एक शहर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना लॉन्च किया है। हाल ही में फ्रांस में व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई है। आगे आइए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम बन गई है। भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान द्वारा आयोजित वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास को अभ्यास पूर्वी आकाश नाम दिया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। और लास्ट देखिए, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष जस्टिस राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। ये सभी ऐसे करंट अफेयर है फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और ये भी बताइएगा कि किन के मध्य लड़ा गया था। कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।